अब बात करें सिलेंडर की, कि अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, आप यहाँ पे इसको सपोज कर सकते हैं कि एक हमारे पास लेट से कप है। अगर उसका वो जो है उसकी बेस नहीं है, नीचे से खाली है वो कप, तो एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आप ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक छोटा रेडियस का कप रखते हैं। तो छोटे रेडियस का जो एक कप है आपके पास। कप तो वैसे कई शेप के होते हैं, बेसिकली आप सिलेंडर इसको इमेजिन कर लें, ये सिलेंडर्स ही हैं हमारे पास। तो ये है सॉर्ट ऑफ पाइप। तो ये बड़ा है आपके पास सिलेंडर, और ये हमारे पास है एक छोटा सिलेंडर है। दोनों हमारे पास है कंडक्टिंग। ठीक है, और उसकी लेंथ है हमारे पास इस केस में, जो अगर मैं शेप आपको दिखा पाऊँ, ये स्टार्टिंग में हमने ये देखा है इसे, ये है। तो ये हमारे पास है बेसिकली सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये हमारे पास है स्मॉल सिलेंडर, उसके ऊपर चार्ज क्यू है। ये हमारे पास है बिगर सिलेंडर, माइनस क्यू है। तो इसका रेडियस है, इसका बड़े का रेडियस बी है। तो अब अगर आप इनको चार्ज करते हैं, चार्जेड हैं, तो आप देखेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये आपको जो ऑरेंज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इन प्लेट्स के लिए, इस कैपेसिटर्स के लिए आपके पास कैपेसिटेंस क्या है। तो हमने कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस। तो ये रहा सिलेंडर जो हेलीकॉप्टर व्यू मैंने बताया। तो याद करें स्टार्टिंग में जो मैंने कैलकुलेशन के हवाले से दो जिन का मैं कमेंट्स किए थे, वो ये थे कि आप पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या अगर आपके पास है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें दोनों प्लेट्स के दरम्यान में। तो हम ये करेंगे। तो मैंने ये किया है कि ये डॉटेड लाइन लगा के, ये असल में बेसिकली गॉसियन सरफेस है। और चूंकि ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, सिमेट्री क्या है ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो सिलेंड्रिकल, इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया, स्मॉल एल हमारे पास सिलेंडर की हाइट है। तो गॉजिला यूज करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, तो ये सॉर्ट ऑफ वो कैलकुलेशन है जो आप पहले देख चुके हो। हम सिलेंडर के लिए, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो गॉसियन सरफेस के लिए आपको पता है कैप से कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और कैप जो आपके पास है उनके दरम्यान में एंगल 90 है। और डाउन कैप से भी नहीं आएगी आपको कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके दरम्यान में भी एंगल 90 है। सिर्फ जो एक कर्व्ड सरफेस है, ये हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री में गॉसी लॉ में पूरा इसकी डेरिवेशन देखी थी और स्टेप बाय स्टेप देखा था कि कर्व्ड सरफेस से सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो कैलकुलेट करते हैं यही। तो कर्व सरफेस के लिए आपके पास ये मैंने पास एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ली है, ये हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, वो क्या है, उनकी डायरेक्शन रेडियल है। तो हर पॉइंट पे, यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे देखें, सेंटर से डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है। और हमारे पास इन्फिनिट सिलेंडर है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, रेडियल होगी। सिलेंड्रिकल के लिए हमने जो गार्जियन सरफेस लेना पड़ेगा आपको, वो होगा, वो भी सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर की तीन वो एरियाज होंगे, तीन साइड्स होंगी। एक अपर होगा टॉप, एक लोअर वो कैप होगी। और सिलेंडर में ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, तो ये रहा अपर कैप, ये रही लोअर कैप, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपके पास अगर इस कर्व सरफेस पे कोई एरिया देखें, एरिया देखेंगे यूनिट एरिया, तो वो भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, इधर देखेंगे तो इधर भी आउटवर्ड होगा, लेकिन इस कैप पे अपवर्ड होगा, इस कैप पे डाउनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब देखे थे यहाँ एंगल्स, तो इस पॉइंट पे अगर एंगल देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसके साथ, वो 90 है। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में एंगल 90। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरम्यान में एंगल 90 है। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी
वो यहाँ से आपके पास देखें, हमारे पास जो असल में है क्या, ये डॉट प्रोडक्ट है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में। और इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर एरिया के दरमियान में एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कंट्रीब्यूट करेगा, तो इधर से भी जीरो कंट्रीब्यूशन, इधर से भी जीरो कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगी वो कर्व सरफेस से मिलेगी, सिर्फ इस। और उस कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान में एंगल जीरो है, तो इस वजह से आपके पास आया ये डी ए। और एरिया हमारे पास कौन सा है, कर्व सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे कर्व सरफेस पे यूनिफॉर्म है, सेम है मैग्नीट्यूड, तो वही बाहर चला जाएगा। और इधर क्या था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो लाइन चार्ज डेंसिटी से, कि अगर ये लेमडा है, स्मॉल एल है इसकी लेंथ, तो क्यू बन जाएगा लेमडा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी आप यहाँ पे कर्व सरफेस का एरिया पुट करेंगे, और वो कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इस कर्व सरफेस का इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। तो ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई, और ये है मेरे पास इसकी गॉस लॉ की फॉर्म। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, वो है पाई आर एल। तो 2 पाई आर हमारे पास सरकमफेरेंस, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पूरा कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। लेंथ लेंथ से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट, और बाकी आप जो जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ की डिवाइड हो जाएंगी, तो आपके पास ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला दरमियान में दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स के दरमियान में है। और ये कैलकुलेशन हम गॉस लॉ में भी देख चुके हैं। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ये मेरे पास वैल्यू थी, वो थी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। तो आप ये करेंगे, दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और दो नीचे डिवाइड कर दें। तो दो जो डिवाइड करोगे ये 2 से मल्टीप्लाई बन होके बन जाएगा 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेसिकली, के। तो बन जाएगा ये 2 के, ये बन जाएगा हमारे पास के की वैल्यू। तो लेमडा ओवर आर, ये वाला लेमडा ओवर आर ये आ गया। तो के की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, आप इस रिलेशन में लिख लें या इसमें लिख लें, इसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी कि के की वैल्यू आपको याद होती है अमूमन। नहीं तो यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू पुट करके टू की भी, पाई के भी, एप्सिलॉन नॉट की भी आपको कैलकुलेशन करना होगी। तो जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं ये ले रहा हूँ कि दो प्लेट्स के दरमियान में जो मैंने पाथ लिया है, कोई पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पाथ अलोंग द रेडियल लाइन ले लें हम पाथ, तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। तो मैंने अलोंग द रेडियस पाथ ली है, और वो है अ, ये जो मैंने शो किया आपको। तो इसकी डायरेक्शन आप देख लें, ये पाथ की डायरेक्शन है। तो पाथ मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन करूंगा। ई की वैल्यू भी मेरे पास है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के दरम्यान में एंगल जीरो है। तो जब एंगल जीरो है तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास माइनस ई डी आर। ठीक। तो ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से है, ये मैं पुट कर दूंगा ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू मैंने जब पुट की यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास वो थी कांस्टेंट से वो बाहर चले गए, तो ये 2 के ई लेमडा कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर रह गए। तो बाकी इंटीग्रेशन रह जाएगी ए से बी तक, वो डी आर ओवर आर की रह गई। 1/r की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, लॉग आर। तो ये हमारे पास है, अगर डी आर आर की आप इंटीग्रेशन करो तो वो इक्वल्स टू होता है लॉग आर। ठीक। और अगर आपके पास लिमिट्स हैं ए बी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और अगर आप लिमिट पुट करें तो हमारे पास होगा लॉग बी अपर लिमिट माइनस लॉग ए। तो यहाँ पे आर की जगह पे पहले अपर लिमिट आ गई, फिर आर की जगह पे माइनस के साथ लोअर लिमिट आ गई। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। तो इसको अगर आप देखें, लॉग आपने देखा होगा कि लॉग अगर आपको दो डिवाइड लॉग्स के दरमियान में नेगेटिव है,
तो आप उनको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बी डिवाइड बाय ए। ठीक, तो ये है इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ ये। तो बाकी आपके पास जो 7 चीज़ें आ रही हैं, 2 ke लेमडा लॉग बी ए, वो 7 है। यहाँ से यहाँ पे मैंने ये किया है कि लेमडा की जगह पे क्यू डिवाइड बाय एल, क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, लेमडा की वैल्यू पुट कर दी है। सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एल। तो अब हमारे पास जब डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, तो अब हम इसको बआसानी ये कर सकते हैं कि रेशो हम डिवाइड फाइंड कर लें, क्योंकि क्यू की वजह यही वजह थी कि क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है। तो ये बेसिकली इक्वल था डेल्टा वी के। तो आप ये करें कि उसी तरह डेल्टा वी को इस तरफ ले आएँ और साथ जितने भी ये मल्टीपल हैं स्मॉल एल, या फिर आप ये यू कर लें, ये ज़्यादा आसान है इस केस में क्योंकि फैक्टर ज़्यादा है। तो क्यू हमारे पास ऊपर रख दिया, जो डेल्टा वी की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दी, तो डेल्टा वी ये है 2 ke क्यू डिवाइड बाय एल, जो हमने हमने यहाँ से फाइंड किया है, लॉग बी ओवर ए। तो क्यू क्यू से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो डिविजन्स के डिवीजन डिवाइड में हमारे पास एल आ रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कैपेसिटेंस ये बन जाएगी। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि मैंने डेल्टा वी में माइनस यहाँ पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि डेल्टा वी की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। तो यहाँ तक थी कैपेसिटेंस, और अगर आप कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ देखें तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस को लेंथ से डिवाइड कर दें, जो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये अब आपके पास आ जाएगी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अगेन एक और फिर दोबारा आप बात नोट कर रहे हैं कि ये बी क्या है, असल में रेडियस है जो हमारे पास इसका है आउटर सिलेंडर का, और ए हमारे पास इनर सिलेंडर का रेडियस है, और के ई कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है। अगर लेंथ की आप बात करें तो लेंथ भी सिलेंडर कॉन्स्टेंट है। तो फिर आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो फिर अपने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस।